21 साल की कविता के लिए सिर्फ एक फ्लाइट नहीं बल्कि अपनी बहन से मिलने की एक एक्साइटमेंट थी। आज उसका बर्थडे था और उसकी आंखों में अपनी बड़ी बहन बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया को देखने की चमक थी। प्लेन में बैठने से ठीक पहले कविता ने उसे एक आखिरी मैसेज भेजा, सी यू ऑन दी अदर साइड। उसे क्या पता था कि ये शब्द कितने भारी पड़ने वाले हैं। जैसे ही फ्लाइट मुंबई में लैंड हुई, कविता ने एयरप्लेन मोड ऑफ किया। एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट होते ही सन्नाटा चीख में बदल गया। फोन अचानक नोटिफिकेशन से फटने लगा। मिस कॉल्स, टेक्स्ट, इंस्टाग्राम डीएम्स और फेसबुक अलर्ट्स। उसकी मॉम, कजिन्स और यहाँ तक कि अनजान लोगों के मैसेज की बाढ़ आ गई थी। कविता की नजरें भीड़ भरे इनबॉक्स में सिर्फ एक नाम ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक मैसेज पर पड़ी और वो अचानक वहीं एयरपोर्ट के फर्श पर गिर गई। रोते हुए और चीखते हुए उसे समझ आ गया था कि वो अदर साइड पहुंच तो गई है, पर जिया अब वहाँ नहीं थी। जिस वक्त जिया को अपनी छोटी बहन कविता को एयरपोर्ट पर रिसीव करना चाहिए था, उससे ठीक 1 घंटा पहले जिया की लाश उसके घर में मिली। सोचिए उस 21 साल की लड़की पर क्या गुजरी होगी जिसका एग्जैक्ट बर्थडे था उस दिन। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो बॉलीवुड का वो डरावना चेहरा शुरू होता है जिसे दुनिया जिया खान केस के नाम से जानती है। जिया, जो अमेरिका में पैदा हुई और जिसका सपना था सिल्वर स्क्रीन पर राज करना, उसे उसकी मां राबिया ने पहले ही वार्न किया था कि ये इंडस्ट्री सिर्फ टैलेंट से नहीं, लक और कॉन्टैक्ट से चलती है। लेकिन 16 साल की जिया के सिर पर जुनून सवार था। वो न्यूयॉर्क के उस मशहूर ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकली थी, जहां से एंजेलिना जोली और रणबीर कपूर जैसे सितारे निकले हैं। 2007 में जब वो मुंबई आई तो पहली ही फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम करके उसने सबको हैरान कर दिया। फिल्म भले ही फ्लॉप रही, पर जिया एक स्टार बन चुकी थी। फिर गजनी का वो सुपरहिट लट्टू सॉन्ग, जिया का करियर आसमान छूने के लिए तैयार था। लेकिन चमक धमक वाली इस दुनिया के पीछे एक डार्क रियलिटी उसका इंतजार कर रही थी, जिसे हम न्यूज में हैरेसमेंट कहते हैं। वो जिया के लिए रोज का दर्द बन गया था। इस टॉक्सिक माहौल से टूटकर जिया वापस लंदन चली गई, पर एक मेंटोर के हौसले ने उसे फिर से मुंबई खींच लाया। सितंबर 2012 की उस पार्टी में जिया की मुलाकात एक ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार से हुई जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। उस पार्टी में जिया की मुलाकात सूरज पंचोली से हुई। सूरज, जो बॉलीवुड के एक बेहद प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखता था। शुरुआत किसी हसीन ख्वाब जैसी थी। जिया के ऊपर तोहफों और तारीफों की जैसे बारिश होने लगी। महंगे डिजाइनर कपड़े, जूते और वो बेशुमार अटेंशन जिसकी तलाश हर किसी को होती है। जिया को लगा जैसे उसकी असल जिंदगी अब पर्दे वाली कहानियों जैसी खूबसूरत होने वाली है, पर उसे क्या पता था कि ये चमक सिर्फ एक पर्दा है। रिश्ते के महज 2 महीने बाद ही चीजें बदलने लगी। जिया बहुत एक्साइटेड थी और उसने अपनी माँ राबिया को सूरज से मिलवाना चाहा, लेकिन जब स्काइप पर बात हुई तो राबिया को कुछ अजीब लगा। फिर दिसंबर के उस महीने में एक ऐसा मैसेज आया जिसने सबको सन्न कर दिया। सूरज ने खुद राबिया को टेक्स्ट किया कि उसने जिया पर हाथ उठाया है और वो माफी चाहता है। परेशान होकर जब माँ ने जिया को फोन किया तो जिया ने उसे एक गलती बताकर टाल दिया। उसने कहा कि सूरज ने रात भर माफी मांगी है। राबिया चुप नहीं बैठी, उन्होंने हर मुमकिन दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक कि यूएस एम्बेसी से भी मदद मांगी, क्योंकि जिया वहाँ की नागरिक थी। लेकिन जिया एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा था। जिया का व्यक्तित्व धीरे धीरे बदल रहा था। सूरज अक्सर दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करता, सरेआम दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता, लेकिन जिया को एक अटूट विश्वास था कि वो सूरज को सुधार लेगी। सूरज अब पूरी तरह जिया के घर में शिफ्ट हो चुका था, पर कड़वा सच तो ये था कि वो न सिर्फ जिया के घर में रह रहा था बल्कि उसके पैसों पर पल रहा था। जिया के क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करना और यहाँ तक कि जिया के ही पैसों से तोहफे खरीद कर उसे ही देना। सूरज उसे हर तरह से इस्तेमाल कर रहा था। साल 2013 की शुरुआत तक जिया इस घुटन से पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार उसने वो हिम्मत दिखाई जो बहुत पहले दिखा देनी चाहिए थी। उसने सूरज को घर से निकाल दिया। जिया को अकेला न छोड़ने के लिए उसकी माँ राबिया भी मुंबई आ गई। दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। और अब सामने थी 3 जून की वो तारीख, कविता का जन्मदिन। वही कविता जो लंदन से अपनी बहन के पास आ रही थी। जिया और राबिया उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारियों में जुटी थी। उनका प्लान था कि दोनों साथ मिलकर कविता को एयरपोर्ट से पिक करेंगी। सब कुछ ठीक लग रहा था, तभी अचानक जिया के फोन की घंटी बजी। शायद वो सूरज का कॉल था। जिया ने अपनी माँ से कहा कि उसे किसी दोस्त से मिलने जाना है और वो वहाँ से सीधे एयरपोर्ट पहुँच जाएगी ताकि कविता को खुद पिक कर सके। माँ को क्या पता था कि ये जिया से उनकी आखिरी मुलाकात थी। उसकी मॉम ने सोचा कि वो अकेले घर पर क्या करेगी, वो भी अपनी एक फ्रेंड से मिल लेती है। और फिर वो दोनों इकट्ठी घर से निकली। उस रात जिया ने एक ब्लू ट्रैक सूट पहना था। ये डिटेल इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रात 10 बजे सूरज का जिया को मैसेज आता है, मैं तुम्हारे गिफ्ट के लिए अभी एक ज्वेलरी डिजाइनर से मिल रहा हूँ। जिया उस ज्वेलर को जानती थी। उसने फौरन उसे कॉल किया, लेकिन ज्वेलर ने बताया कि सूरज तो उससे अगले हफ्ते मिलने वाला है। सूरज असल में उस वक्त किसी और लड़की के साथ था। जब जिया ने उसका झूठ पकड़ने के लिए कॉल किया तो सूरज ने अपना फोन बंद कर दिया। जिया गुस्से में उसके घर पहुंच गई और वहां दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई। रात 10:48 के सीसीटीवी फुटेज में जिया को सूरज की बिल्डिंग से निकलते हुए देखा गया। इसके बाद सूरज ने अपना फोन ऑन किया और जिया को 10 गुस्से वाले मैसेजेस भेजे, तुम मुझ पर स्पाई करती हो,
तुमने सब खराब कर दिया, लीव मी अलोन। जिया वहां से अपने घर के लिए निकली और ये आखिरी बार था जब उसे जिंदा देखा गया। 11:20 पर राबिया अपने दोस्त के घर से वापस पहुंची। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि घर की सब लाइट्स ऑन थीं और कमरों के दरवाजे बंद थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जिया सूरज के घर से 10:48 पर निकली थी और राबिया 11:20 पर पहुंची, यानी बीच में पूरे 30 मिनट का गैप था। राबिया ने जिया को आवाज दी पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बेडरूम चेक किया, वो खाली था। जैसे ही गेस्ट रूम का दरवाजा खुला, राबिया की चीख निकल गई। जिया एक दुपट्टे के सहारे पंखे से लटक रही थी। राबिया ने तुरंत उसे नीचे उतारा। उसका शरीर अभी भी गर्म था, मतलब ये सब बस कुछ ही देर पहले हुआ था। इमरजेंसी टीम ने आते ही जिया को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे में केस क्लोज कर दिया और इसे सुसाइड बता दिया। लेकिन राबिया के पास कई सवाल थे। पहला, जिया ने मरते वक्त नाइट गाउन पहना था, तो वो ब्लू ट्रैक सूट कहाँ गया जो वो पहनकर घर से निकली थी? वो ट्रैक सूट पूरे घर में कहीं नहीं मिला। दूसरा, गेस्ट रूम की खिड़की खुली थी जो सीधे सड़क पर खुलती थी और वहां कोई कैमरा नहीं था। जिया सुरक्षा की वजह से वो खिड़की कभी नहीं खोलती थी, तो उस रात वो क्यों खुली थी? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, जिया के गले के निशान उस सॉफ्ट दुपट्टे से मैच नहीं हो रहे थे। वो किसी के हाथ से गला दबाने के निशान लग रहे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि पूरे कमरे में स्विच बोर्ड पर या पंखे पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, यहाँ तक कि जिया के भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे क्राइम सीन को बहुत सफाई से पोंछ दिया। कुछ दिन बाद जिया की बहन कविता को एक डायरी मिली। उसके आखिरी 6 पन्नों में जिया का सारा दर्द लिखा था। जब ये डायरी पब्लिक हुई तो सीबीआई को केस दोबारा खोलना पड़ा। पता चला कि सूरज ने अपने फोन से वो 10 गुस्से वाले मैसेजेस भी डिलीट कर दिए थे। राबिया ने 4 अलग अलग ऑटोप्सी करवाई और सबने कंफर्म किया कि ये गला दबाने का मामला हो सकता है। जिया के नाखूनों के नीचे किसी और का डीएनए भी मिला, पर पुलिस ने उसका टेस्ट करने से साफ इनकार कर दिया। वजह सिर्फ एक थी, पावर। राबिया का आरोप था कि सलमान ने इन्वेस्टिगेटर्स को फोन करके कहा था कि सूरज को परेशान न किया जाए। इसके बाद मीडिया शांत हो गया और पुलिस की जांच ठंडी पड़ गई। ये पैटर्न बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के केस जैसा था। फैंस ने इन दोनों केसेस को जोड़कर देखना शुरू कर दिया। आखिरकार 10 साल बाद अप्रैल 2023 में कोर्ट का फैसला आया। सबूतों की कमी का हवाला देते हुए सूरज पंचोली को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिया चली गई, पर उसके पीछे छोड़ गई कई अनसुलझे सवाल। सूरज का डिफेंस क्या था? उसने कहा कि जिया डिप्रेस्ड थी, उसका बचपन मुश्किलों भरा था, उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और जिया की मां राबिया एक टाइगर मॉम थी जो उन पर हमेशा प्रेशर डालती थी। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। कोर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने दावा किया कि वो 6 पन्नों की डायरी जिया की हैंडराइटिंग से मैच ही नहीं करती। रिपोर्ट के मुताबिक वो हैंडराइटिंग राबिया की थी। इसका मतलब क्या है? क्या उसकी अपनी मां ने एविडेंस फैब्रिकेट किया था? इस बात को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। या तो राबिया ने सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर ये डायरी खुद लिखी ताकि सच सामने आए, या फिर राबिया का पूरा केस ही बनावटी था। कोर्ट ने राबिया की बात नहीं मानी, लेकिन बाकी एविडेंस का क्या? वो मिसिंग ब्लू जंपसूट, गायब फिंगरप्रिंट्स और नाखूनों के नीचे मिला वो डीएनए। कोर्ट की नजर में ये सब इनसफिशिएंट एविडेंस था। केस क्लोज हो गया। कानून की नजरों में सूरज पंचोली आज इनोसेंट है, लेकिन जिया की फैमिली के लिए जस्टिस आज भी नहीं हुआ। सच तो ये है कि इस केस में बहुत कुछ सस्पिशियस है। सारी टाइमलाइन, मिसिंग एविडेंस और वो पावर डायनामिक्स, क्योंकि पूरा सिस्टम ही जिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया था। इस पूरी कहानी का मैसेज बस इतना है, अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे छोड़ दो। दूसरों को फिक्स करने के चक्कर में खुद को सैक्रिफाइस न करो। आपकी ये एक जिंदगी बहुत कीमती है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ डिप्रेशन और सुसाइड था या फिर एक परफेक्ट कवर अप? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें।